जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, वॉशिंगटन से लेके रोम तक एक चीज बहुत क्लियर नजर आ रही है। भारत अब सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं बल्कि ग्लोबल पावर इक्वेशन का सेंट्रल पिलर बन चुका है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इंडिया यूएस रिलेशनशिप को ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज की पार्टनरशिप बताया है। और रोम की बात करें तो रोम में जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने हिंदी में कहा है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी बल्कि ये ग्लोबल मैसेजिंग थी। इंडिया और इटली ने अपने टाइज को ऑफिशियली स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक एलिवेट कर दिया है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ट्रेड, मोबिलिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी कॉपरेशन के साथ। और एक तरफ अमेरिका जो है इंडिया को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का क्रूशल पार्टनर मान रहा है, दूसरी तरफ यूरोप ओपनली इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट डीपेंड कर रहा है। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या दुनिया का पावर बैलेंस क्वाइटली शिफ्ट हो रहा है? क्या वेस्ट अब चाइना के ऑल्टरनेटिव के रूप में भारत पर स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या भारत अब ग्लोबल डिप्लोमेसी में बैलेंसिंग पावर से डायरेक्ट पावर सेंटर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है? तो इस पर आज की चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है आज के खास मेहमान आदित्य सत्तांगी जी फ्रॉम सतौल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम और मुझे वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी। आदित्य जी, क्या भारत और यूएस की पार्टनरशिप जो है वो 21st सेंचुरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक अलायंस बन सकता है? जैसे कि मार्को रूबियो भारत आने से पहले अमेरिका और भारत की जो रिलेशनशिप है उसको ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बता रहे हैं। देखिए, मार्को रूबियो को थोड़ा इतिहास की ज़रूरत है और भारत अभी बदल चुका है। अभी आज अमेरिका को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है देन इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है। इसको समझना चाहिए। ये सिचुएशन डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। अमेरिका अभी सोल सुपर पावर नहीं बचा। जिस तरह ईरान ने उनकी पिटाई करी, वो अब लगता नहीं कि अमेरिका कभी उठ पाएगा। और अमेरिका के पास कोई और चारा ही नहीं है। अमेरिका अनफॉर्चुनेटली दुनिया की सबसे ज़्यादा हेटेड कंट्री बन चुका है। मैं अमेरिका के विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूँ या अमेरिकन को सच बता रहा हूँ। तो आपका शो जो भी अमेरिकन देखेगा तो उसको पता लगना चाहिए कि आप खुद ही अपने पासपोर्ट को देख सकते हैं। अभी मैं ट्रैवल करता हूँ बहुत। अब मुझे वीज़ा ज़रूरत पड़ती है पेरू जाने के लिए, मुझे वीज़ा ज़रूरत पड़ती है यूके जाने के लिए। और तो अमेरिकन पासपोर्ट अभी उसका वैल्यू भी रहा नहीं है। तो ये मार्को रूबियो के देखिए क्या है ना, अमेरिकन की बुरी आदत होती है, ये हॉलीवुड मूवीज से इतिहास सीखते हैं। और हॉलीवुड मूवीज इनको सिखाती हैं कि आप तो बहुत बड़े शहंशाह, आपसे बड़ा अभी ग्रीन बेरे आ जाएगा, फिर ब्लू बेरे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। ईरान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, हर जगह पिट के आए हैं ये, कहीं भी जीते नहीं है। इन्होंने कोई युद्ध नहीं जीता 1945 के बाद आज तक। और वही डिफाइन करती है व्हाट इज इंपॉर्टेंट और व्हाट इज नॉट। भारत ने एक भी युद्ध हारा नहीं है। 1962 में नेहरू की गलती की वजह से भारत को थोड़ा नुकसान लेना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से आप देख लीजिए चीन के साथ सारे युद्ध में भारत जीता है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? टू बकेट थ्योरी। भारत को नीचे रखना है थ्रू पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना, दबा के रखना है। पूरा का पूरा हॉर्मुज वॉर में सबसे नुकसान किसको हुआ? भारतीय ग्रोथ को। ओके, ये भारत नहीं भूलेगा, मोदी जी भी देखेंगे। तुम बोलते रहो मुंह से फ्रेंड 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 फ्रेंड, बट एक्शंस क्या है तुम्हारे? दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। हम तो कर्म फिलॉसफी बिलोंग करते हैं ना, हम वो बिलीफ वाला सोसाइटी नहीं है कि आई बिलीव। नो, हम लोग इफ यू नो यू डोंट हैव टू बिलीव, इफ यू बिलीव देन यू डोंट नो। हम वो फिलॉसफी बिलोंग नहीं करते हैं। अमेरिकन को लगता है जो इन्होंने काम किया बांग्लादेशी इंटेलिजेंस के साथ, जो गड़बड़ी इन्होंने भारत में मचा रहे हैं, पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में, क्या भारत इग्नोर करता है? जो इन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान के पीछे तो पूरा अमेरिका का हाथ है। वेपन्स अभी भी पाकिस्तान के पास अमेरिकन है। अभी F-16 का अपग्रेड पैकेज किसने रिलीज किया? ओके, सर्जियो रूबियो की हरकतें आप देखिए, वो सर्जियो गोर की आप हरकतें देखिए, क्या क्या हरकतें करता है वो, कौन सी स्टेट में इन्वॉल्व है। क्या भारतीय इंटेलिजेंस को मालूम नहीं क्या हुआ? सो आई थिंक मार्को रूबियो शुड बी मोर रियलिस्टिक, और इस तरह की बकवास बात करने से कोई फायदा नहीं है। और अगर
भारत इज द ओल्डेस्ट लोकतंत्र एंड द बिगेस्ट लोकतंत्र। हमारे संविधान में लोकतंत्र है, हमारे महाभारत में लोकतंत्र है, हमारे रामायण में लोकतंत्र है, मनुस्मृति में लोकतंत्र है। कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं भारत में कोई राजा बनाओ बिना लोकप्रियता के और या उसके अंदर क्षमता ना हो राज करने की। ओके, ऐसा हुआ ही नहीं इतिहास में। चोल राजा को ले लीजिए, शिवाजी महाराज को ले लीजिए, किसी भी राजा को ले लीजिए। दैट्स व्हाई इंडिया इज ऑलवेज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस। और भारत का जो टेम्परेरी गरीबी है वो इसलिए है क्योंकि इसको फोर्स किया गया गरीबी में। हमारी इंडस्ट्रीज को यूके भेजा गया, हमारे पैसे से अमेरिका बना है, ये सिखाना चाहिए मार्को रूबियो को। मूर्ख मार्को रूबियो, आप बने हो भारतीय पैसे से। येल यूनिवर्सिटी को यूजिन येल ने बनाया था, जो मद्रास के गवर्नर थे। ओके, प्रिंसटन का पैसा कहाँ से आया था? नॉर्थ इंडियन फार्मिंग से आया था। ऑक्सफोर्ड का मॉडल कौन सा था? नालंदा का था। ये मॉडल से, नालंदा तो ऑक्सफोर्ड से पहले बनी थी, ऑक्सफोर्ड 1100 से बनी थी। तो अमेरिकन को गलत इतिहास मालूम है। और मार्को रूबियो तो सबसे बड़ा कॉमेडियन है। जब चीन गया था तो छत को देख रहा था, इसकी हंसी बीच बीच में छूट जाती है। अभी पीछे ट्रम्प की सन की हुई हरकतें देख के पीछे से हंस देता है दांत फाड़ के। तो आई डोंट थिंक सो इनकी प्रेज को सीरियसली लेना चाहिए कभी भी। अब मैं आता हूँ जो मलोनी के ऊपर। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का कनेक्शन देखिए, मुसोलिनी से, हिटलर से, और जो फ्रीडम फाइटर में जिन्होंने हेल्प किया, इटली ने भी उस समय हेल्प किया। एट द सेम टाइम इटली हैज ऑलवेज वर्कड अगेंस्ट वेटिकन। आप लोगों को सुन के बड़ा अचंभा होगा कि जो रोम की गवर्नमेंट है वो सेक्युलर है और वेटिकन उसमें छोटा सा स्टेट है। सो दे हैव ऑलवेज वर्कड अगेंस्ट द वेटिकन। तो जॉर्जियो मेलोनी कमिंग क्लोज टू इंडिया इज गुड फॉर इंडिया, बिकॉज जो वेटिकन बेस्ड पॉलिटिक्स जो तमिलनाडु में, केरल में चलती है, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और मार्को रूबियो से भारतीय सरकार को क्वेश्चन पूछना चाहिए कि तुम अपनी पेंटाकोस्टा चर्चेस के थ्रू पंजाब में गड़बड़ी मचा रहे हो, ड्रग एडिक्शन का सारा प्रॉब्लम तुम्हारा है थ्रू आईएसआई, या फिर नॉर्थ ईस्ट में है वो उसका सॉल्यूशन वो आपकी वजह से ड्रग का प्रॉब्लम है, कुकी मिलिटेंट्स का, कुकी नॉट मिलिटेंट, टेररिस्ट जो कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। बिल्कुल। लेकिन आदित्य जी, जॉर्जिया मेलोनी की बात करते हैं, उनका हिंदी में बोलना प्लस मोदी जी मेलोडी लेके पहुंचे उनके लिए कैंडी, इसको आप क्या कहेंगे? मतलब कल्चरल सिंबोलिज्म कहें या फिर भारत की जो राइजिंग सुपर पावर है उसकी एक्सेप्टेंस बोला जाए? भाई देखिए, थोड़ा मैं कंट्रोवर्शियल बात बोलूंगा तो प्लीज आपके दर्शकों से मेरी माफी इन एडवांस कि भाई मुझे तो जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है देखने में, और वेस्टर्न वर्ल्ड में एज का गैप को नहीं देखा जाता, सो आई लाइक इट। अब ये मजाक की बात थी, नॉट सीरियस। अब सीरियस बात पे आते हैं, क्योंकि टॉफी लेके गए हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा, उन्होंने लाइक क्या होता है ना, ये एक इटली का एक कल्चर है। इटली ऑलवेज रिस्पेक्ट्स एल्डर्स। आपने गॉडफादर मूवी भी देखी होगी, बड़ी रियलिस्टिक है। तो वहाँ पे पुराना कल्चर है इटली, और रोम के अंदर 7 लेयर्स हैं। सो यू हैव टू, और इटालियंस, मैं बहुत जाता हूँ इटली एज ए पर्सन, मेरा फेवरेट जगह है, बहुत जाता हूँ मैं। इटली में क्या है कि एवरी सिटी हैज ए डिफरेंट फ्लेवर। जॉर्जियो मेलोनी वॉज अ रेबल लीडर। वो ममता बनर्जी थी इटली की। ओके, मतलब एज फेरोशियस, उसका राइज देखिए, स्टूडेंट लीडरशिप से राइज देखिए उसका। तो शी नोज पॉलिटिक्स इन एंड आउट। अगर वो किसी से, आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले मैक्रोन ने उनको खींच के उनके गाल पे उन्होंने किस करने की कोशिश करी, तो हंस दी, वो मजाक कर दिया। मतलब वो बोलते हैं ना वो मजाक में कि इंग्लिश का वर्ड है बैड एस, वो है, समझे। और मोदी जी यहाँ के हैं, पॉलिटिक्स में तो कोई टच नहीं कर सकता मोदी जी को। तो ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो 7 लेयर्स की मैंने बात करी, जो आखिरी लेयर होती है इटालियंस की, आप लोग को जो बिजनेस में उनको बहुत हेल्प होगा इससे। जो मेरी बुक पे है सोल ऑफ बिजनेस, में मैंने देखा है कि सर मैंने इटली में बिजनेस किया था। तो जो लास्ट लेयर होती है इटालियंस की, वो होती है वाइन के ऊपर।
मतलब अब वो दिल खोलेंगे। मोदी जी ने वो काम कर दिया टॉफी से। ओके, अब वो टॉफी हैज ओपन दैट चार्म इन हर, एंड शी इज वेरी वेरी स्मार्ट लेडी। मैंने उनका पूरा पॉलिटिकल करियर देखा है। वो शी इज एक्सट्रीमली स्मार्ट लेडी, कुछ भी नहीं करती है विदाउट प्लानिंग। अगर मोदी जी से मिल रही है, वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिल रही है। इटली की इकोनॉमी इज वेरी अनस्टेबल राइट नाउ, बिल्कुल। और भारत की इकोनॉमी को ट्रंप ने अनस्टेबल कर दिया हॉर्मुज वॉर से। तो दिस इज द टाइम फॉर इटली एंड भारत टू शो टू यूके एंड यूएसए कि भाई हमारी मिठास बढ़ रही है। आप कंट्रीज देखिए, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, ये सारे गढ़ हैं वेटिकन के, और इटली इज द ओनली कंट्री विच वर्क्स अगेंस्ट द वेटिकन। चाहे जो भी कर ले, उनको मालूम है वेटिकन क्या करता है। तो यहाँ पे जो प्लान जो है मुझे जो दिखता है वो 10 साल अहेड का दिखता है तमिलनाडु इलेक्शन का, कि 10 साल के बाद तमिलनाडु में भारतीय बीजेपी की सरकार आने वाली है। ओके, ये वहां से आप कनेक्ट करिए, ये बहुत ही डीप मूव है। और साथ में बीच में इन रिलेशंस के अच्छा होने से आप देखेंगे सबसे ज्यादा विचलित होंगे पोप। पोप से नहीं मिले, पोप से नहीं मिले। सो ये जो मोदी जी का जो विजन है और मेलोनी का विजन है, दैट इटली एंड इंडिया शुड कम टुगेदर, इट विल बी गुड फॉर बोथ द कंट्रीज। और भारत के लिए फुटहोल्ड मिलता है बिकॉज रोम इज द कैपिटल ऑफ यूरोप, नॉट ब्रसल्स। रोम इज द कैपिटल ऑफ यूरोप, नॉट जर्मनी। चाहे जो लोग चाहे कुछ भी बोल लें, क्योंकि इट इज द सीट ऑफ वेटिकन, और सारे कंट्रीज कैथोलिक है। और अगर आप बॉर्डर्स में देखें, नेदरलैंड्स a प्रोटेस्टेंट कंट्री रन बाय द मोनार्क। स्वीडन is plagued by Pakistanis as much as anyone else. और स्वीडन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, कि बहुत सारे एंटी इंडिया ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, इस्लामिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं स्वीडन से और नॉर्वे से। तो दोनों जगह आप देखेंगे कि भारत ने ट्रेड टाइज को एस्टेब्लिश किया बिकॉज ओनली मनी कैन डिफीट दोज फोर्सेस, नोबडी एल्स। तो ये एक तरीके से सोचिए भारत की विजय यात्रा है यूरोप की। और मोदी जी का ये ट्रिप लोगों को शायद 10 साल के बाद में समझ में आए कि व्हाट शिफ्टेड इन दिस ट्रिप। आप सोचिए 3 कंट्रीज इन यूरोप एंड 3 पावरफुल कंट्रीज, जो कि जैसे नॉर्वे से नोबेल पीस प्राइज, जिसके लिए ट्रम्प तड़प तड़प के मतलब मरने की अवस्था में आ गए थे एक बार में। और जो उसका क्रेडिबिलिटी, जो नॉर्वे का इंटेलिजेंस, और नॉर्वे में रेसिज्म बहुत होता है, नॉर्वे के ह्यूमन राइट्स आर वेरी बैड, जिसको भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छी तरह टैकल किया वहां पे। मेरे हिसाब से तो पूछना चाहिए था सामी लोगों का क्या हुआ, इंडिजिनस लोगों का क्या हुआ नॉर्वे में। उनको अभी भी जेल में रखा जाता है, क्रिएटेड बाय द कैथोलिसिज्म। लोग कैथोलिज्म कम मानते हैं, आजकल सब इस्लामिज्म पे फोकस करते हैं, लेकिन कैथोलिज्म कम मानते हैं। कैथोलिसिज्म इज ए बिगर प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड। उन्होंने जितने लोगों को गुलाम बनाया है, जितने लोगों को खत्म किया है, उसका सीट है नॉर्वे। आप तमिल एलटीटी का कनेक्शन देखिए नॉर्वे के साथ, नॉर्वेजियन कनेक्शंस। विजय का ग्लोरिफिकेशन देखिए, प्रभाकरन को देख रहे हैं ना। और राहुल गांधी अपने पिता के हथियारों के समूह में बैठे हुए थे। अब देखिए कि क्या कनेक्शंस बैठता है इधर से। अब हम लोग तो सिर्फ इतिहास से एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल बातें जो हुई होंगी वो हमको किसी को पता नहीं लगेंगी, शायद वो इंडियन रिकॉर्ड में सिक्योर रहेंगी। अच्छा आदित्य जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अमेरिका और यूरोप जो है वो दोनों चाइना डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए क्या भारत पर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और भारत जिस तरह से। देखिए, अमेरिका और यूरोप आर चाइनाज बेस्ट फ्रेंड्स। उनको एनिमी मत देखिए कभी भी, ये मीडिया नैरेटिव है। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज रिलीजन्स पे चलती हैं, दे आर नॉट रन बाय राजनीति, असुरवाद होता है उनका। उनको अपना रिलीजन्स बढ़ाना है, अभी भी वही मॉडल है। डेमोक्रेसी के नाम पे आपकी सरकार को कमजोर करना, फिर बाद में अपने रिलीजियस ग्रुप को आगे लाना, फिर पैसा चोरी करना थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स। ये वेस्टर्न मॉडल है। चाइना में वो मॉडल फेल हो जाता है बिकॉज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का रिलीजन से कोई संबंध ही नहीं है। तो अगर कोई न्यूट्रल है और कोई रिलीजन पे बेसिस है, तो दोनों एक साथ ही हो गए ना।
स्ट्रेटेजिकली। तो एनिमी, चाइना एनिमी ऑफ द वेस्ट, ये फेक नैरेटिव है, मीडिया नैरेटिव है, ये अदृश्य राज चलाता है। उनका असली दुश्मन है भारत, बिकॉज भारत इज अ मॉरल लीडर। यहाँ पे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र है। और दूसरा, ये लोग डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं थ्रू डेमोग्राफिक कन्वर्जन। तो भारत के अंदर सारे दुनिया की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भारत के अंदर काम करती हैं। मुझे समझ में, मतलब ऐसा लगता है मुझे कभी देवता ही रक्षा कर रहे हैं भारत की, कोई और नहीं कर रहा। बिकॉज भारतीय सरकारें ये सब देखती नहीं है, या देख भी रही होंगी तो शायद, आई डोंट नो। लेकिन मुझे जो दिखता है कि इन सब का कॉमन दुश्मन है भारत, क्योंकि भारत इज नॉट अब्राहमिक कंट्री, इसलिए। एंड देयरफॉर जो भी आप देखते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी, देखिए चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अमेरिकन प्रॉफिट्स के थ्रू होता है। अमेरिकन कंपनीज नहीं जाती वहां पे, चाइनीज अर्न मनी फ्रॉम अमेरिका एंड दे इन्वेस्ट बैक, क्योंकि वहां पे सिंगल सोर्स है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। भारत में इसे लोकतंत्र, यहाँ पे फ्रीडम है लोगों को, इन्वेस्ट करें या ना करें। सो इसलिए भारत का कैपिटल आउटफ्लो होता है, चाइना का कैपिटल आउटफ्लो नहीं होता, इसलिए उसके रिजर्व्स बढ़ते रहते हैं, है ना। और पुरानी चाइनीज, सो देयर इज सम करेक्शन नीड्स टू बी डन, क्योंकि भारत के तो सभी लोग दुश्मन है। तो हमारे जो अभी भारत की रिस्पेक्ट लोग कर रहे हैं वो मोदी जी की प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। कि प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी में वो सारे गेम खेल रहे हैं जो खेलने चाहिए, जो करना चाहिए। अब रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका को तो आपको मालूम ही है, आज आप देख लीजिए कि उन्होंने बिटकॉइन को अब प्राइवेटली लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर एसईसी के थ्रू, और प्राइवेट एक्सचेंजेस बना दिए हैं। सो नाउ द बिटकॉइन इज फंडिंग द अमेरिकन इकोनॉमी। सो उसके बाद डॉलर का जो इन्फ्लेशन ईजमेंट कर रहे हैं वो लोग, दिस व्हाट दे आर डूइंग। सो नाउ दे कैन प्रिंट मोर डॉलर्स, इस तरह वो मैनेज कर रहे हैं। तो अभी वो लाइफ सपोर्ट पे है, तो लाइफ सपोर्ट में उनको चीन की भी जरूरत पड़ेगी, भारत की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब एक और बात है आदित्य जी, वो ये कि क्या भारत जो है वो जो ग्लोबल साउथ और जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसके बीच में क्या एक पावर जो ब्रिज है वो बन गया है? देखिए ये जो मीडिया का नैरेटिव होता है पावर ब्रिज और ये सब जो है ये देखिए ग्लोबल साउथ का लीडर भारत शुरू से है, नॉन अलाइंड मूवमेंट के थ्रू। देखिए नॉन अलाइंड मूवमेंट का ही नाम अभी ग्लोबल साउथ पड़ गया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज नो ग्लोबल साउथ सेक्रेटेरिएट एनीवेयर, वो बननी चाहिए। प्लस ब्रिक्स की सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए, परमानेंट हेडक्वार्टर्स होना चाहिए, अगर सीरियसली इसको आगे लेके जाना है, इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। वो सारे स्टेप्स हुए नहीं है, तो एवरीथिंग इज इन द एयर। ब्रिक्स जो टर्म है वो भी गोल्डमैन सैक्स ने बनाई है, वो किसी भारत और रशिया ने मिलकर नहीं बनाई, वो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है। प्लस अगर आप देखें विसल ब्लोअर्स को, आप देखें अमेरिकन विसल ब्लोअर्स को देखें, तो आपने देखा होगा यूसीडीडीज एक कॉन्सेप्ट, एक कोई एंडरसन करके कोई जिसको कोट किया गया था रिसेंटली, ट्रैप चाइना में कोट किया गया था। तो उससे सुपीरियर पावर इज रिप्लेस्ड बाय द वॉर की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए उसके बाद तुरंत पुतिन की विजिट होती है चाइना पे, अभी विजिट चल रही है पुतिन की, अभी पुतिन की विजिट, अभी प्रधानमंत्री मोदी की रशिया विजिट है, फिर उसके बाद पुतिन की भारत विजिट है। सो देयर आर ओनली टू पावर्स अलाइंड, इंडिया एंड रशिया, बाकी कोई भी अलाइंड नहीं है। चाइना इज कंपीटिंग अगेंस्ट द वेस्ट, USA is competing against the UK. So all these powers are competing with each other. तो इसलिए ये जो आपने बताया ग्लोबल साउथ का लीडर मिडिल मैन नहीं है, ऐसा कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है भारत का इस समय, ऑफिशियल होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज भारत इज, देखिए मीडिया में लोग बात करते हैं विश्व गुरु, ये पर्सनल ओपिनियंस है लोगों की, ये भारत की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। भारत की ऑफिशियल पॉलिसी है डोमिनेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन को आप छुए मना, उसमें छुएंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी, और भारत उसको एनफोर्स करेगा।
first step. Or ensuring Suez Canal is open, Hormuz is open, and Malacca Strait is open. These 3 areas. ये भारत के लिए टॉप प्रायोरिटी, केप ऑफ गुड होप, ये 4 जो चोक पॉइंट्स हैं, दिस शुड बी फ्री फ्रॉम एनी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस. यही भारत की पॉलिसी है इस समय. सेनाओं के माध्यम से समझ सकते हैं व्हाट इज द ऑफिशियल पॉलिसी, बाकी सब स्पीचेस है. जी बिल्कुल. एक बार बताइए, जो जी 21st सेंचुरी का नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट है, क्या वो भारत हो सकता है, जिस तरह की चीजें और जिस तरह से भारत केंद्र में नजर आता है? देखिए, स्विंग वर्ड मैं आपको तो मालूम है, मैं बुक्स लिखता हूँ. द वर्ड स्विंग इज अगेन ए रॉन्ग प्ले, बिकॉज स्विंग का मतलब थाली का बैंगन, मतलब जिस साइड झुकेगा उधर झुक जाएगा. नहीं, भारत की पॉलिसी स्टेबल है सिंस 1947. सिंस 1947 वी चोज इंडिपेंडेंट पाथ. तो भारत इज गोइंग टू बी द पिलर. भारत इज गोइंग टू बी द पिलर. और वो तो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप मिलिट्री डिसीजन नहीं ले रहा है, लेकिन हमारी मिलिट्रीज आर सो स्ट्रांग, पीपल हैव नो आइडिया. मैं कंपैरिजन कर रहा था कि दी मिलिट्री स्ट्रेंथ, भारत की असम राइफल्स इज नॉट ए वेरी बिग फोर्स एज पर इंडिया, बट इट इज वे स्ट्रॉन्गर देन एंटायर मैक्सिकन आर्म फोर्सेस. सिर्फ एक मैं असम राइफल्स की बात कर रहा हूँ. बांग्लादेश के लिए सीआरपीएफ इज मोर देन एनफ. वी हैव एनफ. सीआरपीएफ प्लस बीएसएफ इज एनफ फॉर बांग्लादेश. वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, प्लस आवर नेवी इज ग्रोइंग. तो अभी ये समय है नेवी को बड़ा बनाने का. आप देखिए, देश की शक्ति जो है ना, इकोनॉमिक्स पे डिपेंड नहीं करती. देश की शक्ति डिपेंड करती है मिलिट्री पे. ये पुराने प्रिंसिपल से, अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल से, कुछ मैं नहीं, जो भी पढ़ता है सबको मालूम है. गुप्तचरी, अर्थशास्त्र, गुप्तचरी, सेना, उसके बाद आती है इकोनॉमी. तो भारत के पूरा फोकस रहेगा अभी टू बिकम अ डोमिनेंट मिलिट्री नेवल पावर, बस, और कुछ नहीं रहेगा. अब देख रहे हैं, कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि वी हैव एडेड 42 ships we have added so far in this year. I think every 6 weeks we are launching a new, between 25 and 26. Every 6 we are launching a new ship, which is a very big deal. Project 17B शुरू होने वाला है. फिर Project 76 and 77 जो कि न्यूक्लियर एंड दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन्स, अटैक सबमरीन्स है. सो दैट्स व्हाट आवर फोकस इज. तो जैसे ये सिक्योरिटी आप अश्योर होती जाएगी, भारत का पोजीशन ऊपर बढ़ता जाएगा. देखिएगा, पश्चिमी देशों को आप बातचीत नहीं कर सकते, लातों के भूत है. मैं तो इधर रहता हूं, मुझे मालूम है ये आपस में कितना लड़ते हैं, मैं वो मालूम है. कार में कोई आपको पीछे से हॉर्न बजाए ना, सॉरी बोल दो प्लीज, सॉरी, चाहे उसका भी गलती हो, सॉरी बोल दो प्लीज, निकल जाओ. क्या पता वो व्हाट गन्स दे आर कैरिंग, यू डोंट नेवर नो. तो लातों के भूत है ये, और कुछ नहीं. सिविलाइजेशन सच बोलना इनसे बहुत दूर की बात है. तो स्विंग वर्ड और ये सब जो नॉन अलाइन, जयशंकर ने बड़ा क्लियर कर दिया. इंडिया स्टैंड्स फॉर इंडिया, यूएसए इज इन यूएसए, है ना. जो फेक न्यूज फैलाई गई थी, पता है, भारत ने रशिया से तेल बंद कर दिया प्रेशर में आके, भारत इज सीकिंग अप्रूवल, सब झूठ. मतलब खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही इमेजिन कर रहे हैं, खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं, खुद ही ट्वीट कर रहे हैं. इमेजिनेशन. भारत ने कभी एग्री नहीं किया, कोई भारत कोई परमिशन नहीं लेता यूएस से. भारत तो और तेल खरीद रहा है. सो इंडिया यूएस रिलेशनशिप इज द ओनली डिफाइनिंग रिलेशनशिप, और उसका प्रूफ वापस आपको दे जाएगा रिलोस एग्रीमेंट में. उसकी ग्रेविटी शायद लोग समझ नहीं पाए. जो रिलोस एग्रीमेंट हुआ भारत और रशिया के बीच में, अभी काफी सारे डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं. और अभी रशिया और चाइना के बीच में इनफैक्ट प्रेसिडेंट पुतिन, चाइना उनकी विजिट रही है, जिस तरह से जो शी जिनपिंग ने उनका वेलकम किया, रेड कार्पेट वेलकम. तो इससे डिफरेंस साफ नजर आता है कि अमेरिका और जो रशिया को ट्रीटमेंट मिला है. लेकिन डिप्लोमेसी में हम बात करते हैं तो कभी कभी टाइम्स ऑफ मिसाइल से ज्यादा पावरफुल होती हैं जेस्चर्स, वर्ड्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स. और जब अमेरिका इंडिया को डेमोक्रेटिक पावर हाउस के रूप में प्रोजेक्ट करता है,
और जब यूरोप के एक मेजर लीडर जॉर्जिया मेलोनी हिंदी में भारत के साथ जो है पार्टनरशिप सेलिब्रेट करते हैं, तो मैसेज फ्रेंडशिप का नहीं होता, मैसेज होता है कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को इग्नोर करना अब इम्पॉसिबल है। आज इंडिया ट्रेड पार्टनर है, कल टेक्नोलॉजी हब है और जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी प्लेयर बन सकता है। और शायद इसीलिए जो अमेरिका है वो, या फिर हम रोम की बात करें, दोनों ही जगह से कॉमन जो रियलाइजेशन है वो हमें नजर आता है। 21st सेंचुरी की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत अब साइड प्लेयर नहीं बल्कि मेन प्लेयर है, टेबल पर टेबल पर बैठने वाली पावर बन चुका है। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। जी। बहुत धन्यवाद।